घूस की बातें, ये सब तो अनर्गल बातें थी। इनमें किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं था। कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी पक्ष विपक्ष में बातें कहता रहता है, उन बातों का कोई तथ्य नहीं था। एक किसी भी प्रकार की 100% आधारहीन बातें थी। आज पब्लिक ये महसूस करती है कि हमारा 2014 से 2019 का जो कार्यकाल रहा वो राजनीतिक क्षेत्र में उन 50 सालों में सबसे अच्छा और सबसे अधिक काम होने वाला कार्यकाल रहा। ये 5 साल अब माननीय लक्ष्मण सिंह जी को प्रतिनिधित्व करने का पार्टी ने अवसर दिया और हम सभी ने मिलकर के उनको कमल के फूल को खिलाया पार्टी के, और उनको ये 5 साल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जो काम अधूरे थे उन कामों का हमें ये था कि उन कामों को और अधिक गति मिलेगी। भाई पार्टी के विधायक है, लेकिन उनमें से वो काम काफी हद तक वहीं रुके रह गए। इसके लिए कोसली वासियों को भी, हमें भी महसूस होता है। अगर आरती कोसली से चुनावी मैदान में आती है तो विक्रम यादव का क्या फैसला रहेगा? देखो, ये पार्टी संगठन का शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, किसको चुनाव में लाना है, किसको इलेक्शन लड़ाना है, और उस समय के आधार की बातें होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार हम उनकी मदद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे माननीय पूर्व में सांसद रहे अरविंद शर्मा जियों का 2014 से 2019 तक का उनका कार्यकाल जो रहा, उनकी सक्रियता कम रही। उस सक्रियता के कारण हमें उन 75,000 वोटों का नुकसान रहा, जो 74,980 मतों से जब 2019 में उनको जीत हासिल की। हमारे वहाँ एक रेलवे के ऊपर गामी पुल है जो स्टेशन को 2 भागों में बांटता है। उस पुल को, उसमें कुछ खामियां थी, उनको रिपेयर करवाने के लिए तुड़वाया गया और वो आज तक बन नहीं पाया। तो इसलिए व्यापारियों में इतना रोष है कि दुकानें खाली हो गई हैं, उनसे किराया भी नहीं दिया जा रहा। राव साहब ने बढ़िया किया है कि कमेटी बनाई और कमेटी में उन गांवों के लोगों को लिया है जो इर्द गिर्द के पास से भी हैं। तो ये हमारे कोसली वासियों के लिए चिंता की बात है कि हमें सब डिपो बनवाया है और अगर उसको कार्यशाला में चेंज किया जा रहा है तो हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है। कोसली के अंदर बहुत घोषणाएं हुई, चाहे वो ऑयल मिल जटसाना की थी। अब वो मिल तैयार हो रही है, तो अब पता चल रहा है कि उस ऑयल मिल को तो रामपुरा में शिफ्ट हो गया की गई है और फ्लोर मिल जटसाना में हो गई, जो कि वहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र है, सिरसू का एरिया है। ऑयल मिल की जरूरत थी हमें जटसाना में। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस समय ऑयल मिल की घोषणा की थी और मैं उस समय का सहकारिता मंत्री था, तो उस ऑयल मिल को भी फ्लोर मिल में चेंज किया गया। तो ये हमारे प्रतिनिधित्वों का जिम्मेवारी थी। आज वो बन के तैयार खड़ी हो रही है, चालू नहीं हुई है। हमारे कुछ गांव, 18 गांव कोसली विधानसभा के खोड़ ब्लॉक में थे। उन खोड़ ब्लॉक के उन डायरेक्ट जोन में उन गांवों को निकालने के लिए हमें तीसरा ब्लॉक ढहीना को बनाना पड़ा। मेरे गांव में शहादत नगर में नर्सिंग कॉलेज की बात है, 5 मंजिल का भवन खड़ा हुआ है, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। हमारे 2016 का बाईपास मंजूर है, पता नहीं उसको कहाँ राजनीतिक भेंट में चढ़ा दिया गया। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं है कि मैं राव साहब के साथ नहीं। राव साहब भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। हम उनका सम्मान पहले भी करते थे, आज भी करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विक्रम यादव। ठेकेदार साहब के नाम से इन्हें राजनीति में जाना जाता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। आज ठेकेदार साहब हमारे साथ स्टूडियो में इसलिए मौजूद हैं और इनके नाम की चर्चा भी राजनीति में आजकल इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि इनके राजनीतिक गुरु केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लगातार इनके बारे में सकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा इतिहास की बात करते हैं तो 2014 कोसली चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से विक्रम साहब को टिकट मिली थी। इन्होंने चुनाव भी जीता था, लेकिन 2019 में 28 जुलाई 2019 की एक जनसभा में जब विक्रम साहब उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करने लगे तो मामला बिगड़ गया और वहां से इनके बीच दूरियां बन गई। हालांकि विक्रम साहब की तरफ से कभी ये माना गया नहीं है कि दूरियां बन गई हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करते हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आजकल राव इंद्रजीत सिंह, आपके राजनीतिक गुरु, पुराने राजनीतिक गुरु, वो लगातार आपको लेकर सकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। अभी कोसली की जनसभाओं में भी हमने देखा था कि उन्होंने कहा अगर विक्रम यादव भ्रष्ट थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उनका सीधा संदेश यही था कि आपके मामले में गुमराह किया गया, आपके मंत्री पद से छुट्टी जानबूझकर की गई। आप क्या मानते हैं? देखिए, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का है
जब भी पार्टी चाहती है इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में बदलाव होते रहते हैं। और रहा घूस की बातें, ये सब तो अनर्गल बातें थी, इनमें किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं था। लेकिन पार्टी में बदलाव की जहां बात करते हैं तो पार्टी में बदलाव अब भी हमारे इस योजना में 2019 से 2024 में भी पूर्ण मंत्रिमंडल का माननीय मुख्यमंत्री तक का भी बदलाव हुआ है। तो ये पार्टी की अपनी शीर्ष नेतृत्व का संगठन का कार्य है। तो जो ये घूस लेने का आरोप आप पर लगा था, षड्यंत्र रचा गया था, आप किसको मानते हैं इसके पीछे? किसी पर आपको शक है? नहीं, मुझे इस प्रकार का किसी पे कोई शक नहीं है और कोई बातें नहीं है। ये तो कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी पक्ष विपक्ष में बातें कहता रहता है, उन बातों का कोई तथ्य नहीं था। एक किसी भी प्रकार की 100% आधारहीन बातें थी। राव इंद्रजीत सिंह ये भी कह रहे हैं कि आप जाकर उन्हीं लोगों की गोद में बैठ गए हैं जिन लोगों ने आप पर आरोप लगाया। आप क्या मानते हैं, वो किसकी बात कर रहे थे? किसकी तरफ इशारा था? कहीं मनोहर लाल की तरफ तो नहीं था इशारा? देखो, ये राव साहब हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं। हमने 2014 में एक साथ राव साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और 2014 से 2019 तक मुझे कोसली हलके का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। और मैं समझता हूँ 2014 से 2019 तक जितने कार्य हुए तो हम उनसे, पब्लिक भी खुश है। कोसली हलका में जो कार्य हुए उससे आज पब्लिक ये महसूस करती है कि हमारा 2014 से 2019 का जो कार्यकाल रहा वो राजनीतिक क्षेत्र में उन 50 सालों में सबसे अच्छा और सबसे अधिक काम होने वाला कार्यकाल रहा। जी, आपने एक बार फिर से कोसली में अपनी सक्रियता बढ़ा दी, आप तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल वहां से भाजपा के टिकट पर लक्ष्मण यादव विधायक हैं, तो आप अपनी तैयारी का क्या आधार मानते हैं? कोमल जी, मैंने पहले भी पूर्णतः 2010 से 2015 तक मेरी धर्मपत्नी जिला प्रमुख रही। 2010 से लेकर आज 2024 तक कोसली विधानसभा के अंदर ही मेरा रेजिडेंस है। और मैं समझता हूँ कि 2010 से 2014 ये 14 साल का कार्यकाल मैं तो लोगों के बीच में रहा हूँ। वो अलग बात है कि कभी कोई समय किसी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है, कभी किसी को मिलता है। और आज भी मैं तो कोसली में रह रहा हूँ, लोगों के बीच में रह रहा हूँ। शायद मैं देख रहा हूँ कि हमारे कोसली हलके के जो निवासी हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो इतने खुश हैं जब मैं उनके अंदर सुबह से शाम तक ये 5 साल अब माननीय लक्ष्मण सिंह जी को प्रतिनिधित्व करने का पार्टी ने अवसर दिया और हम सभी ने मिलकर के उनको कमल के फूल को खिलाया पार्टी के, और उनको ये 5 साल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जो काम अधूरे थे उन कामों का हमें ये था कि उन कामों को और अधिक गति मिलेगी। भाई पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनमें से वो काम काफी हद तक वहीं रुके रह गए। इसके लिए कोसली वासियों को भी, हमें भी महसूस होता है। एक और नाम आजकल है कोसली से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव का। ये चर्चा चल रही है कि वो कोसली से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर आरती कोसली से चुनावी मैदान में आती है तो विक्रम यादव का क्या फैसला रहेगा? देखो, ये पार्टी संगठन का शीर्ष नेतृत्व का फैसला है किसको चुनाव में लाना है, किसको इलेक्शन लड़ाना है, और उस समय के आधार की बातें होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार हम उनकी मदद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मैं समझता हूँ हर कार्यकर्ता उनके साथ एकजुटता के साथ लग जाता है। और हमारी इस पार्टी में संगठनात्मक पार्टी है, ये पार्टी सोच समझ के टिकट देती है। भाई यहाँ से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, किस प्रकार से कमल का फूल खिले, इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए पार्टी टिकट का वितरण करती है। अगर हम 2014 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, तो उस समय के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कोसली से हार मिलती है। 2024 लोकसभा चुनाव में बेशक 2 वोटों की जीत थी, लेकिन वो जीत जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को इस बार विधानसभा में कोसली से कुछ नुकसान की उम्मीद रहेगी? देखो, ये सब बातें टिकट के ऊपर है। हमारे माननीय पूर्व में सांसद रहे अरविंद शर्मा जी का उनका कार्यकाल जो रहा, उनकी सक्रियता कम रही। उस सक्रियता के कारण हमें उन 75,000 वोटों का नुकसान रहा, जो 74,980 मतों से जब 2019 में उनको जीत हासिल की। उस टाइम हल्के का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला था। उस चलते में उनको भारी बहुमत के साथ 6 विधानसभाओं से हारने के बाद भी कोसली ने जिता दिया। अब जिस प्रकार से 5 साल का उनका कार्यकाल रहा पब्लिक के बीच में, तो मैं समझता हूं कि कोसली हल्के में उनकी सक्रियता कम रहने के कारण कोसली वासियों ने अब की जो बदलाव किया
तो ये एक आश्चर्यजनक बदलाव था। उसमें काफ़ी खामियां रही, चाहे कोसली स्टेशन की थी, चाहे इर्द गिर्द में आने वाले ये 8-7 गांव थे, जिन गांवों की पोजीशन में 7A लगा दी गई, ग्रामीण क्षेत्र हैं, पंचायतें हैं जो कि नगर पालिका बन नहीं पाई, उससे पहले उनको नगर पालिका क्षेत्र में घोषित कर दिया, कंट्रोल एरिया घोषित कर दिया, 7A घोषित कर दिया। उन सब गांवों ने मिलकर के उन सभी गांवों से अरविंद शर्मा जी को नुकसान रहा है, चाहे वो कोसली स्टेशन था, चाहे वो छौवा था, चाहे कोसली गांव था, शहादत नगर था, इस प्रकार के कानड़वास था, इस प्रकार के जो उन गांवों का जो नुकसान रहा उसका खामियाजा हमारे सांसद जियों को, हमारी पार्टी को हमें भुगतना पड़ा। जहाँ बात थी स्टेशन की, कोसली स्टेशन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, भाकली 1 और भाकली 2, 2 पंचायतें हैं। जो भाकली 2 की जो पंचायत है वो कोसली स्टेशन कहलाता है। कोसली स्टेशन की व्यापारी वर्ग की आबादी है। व्यापारी वर्ग में पिछले 2019 के बाद में कुछ समय तो कोरोना काल में निकल गया, उसके बाद में हमारे वहाँ एक रेलवे के ऊपर गामी पुल है जो स्टेशन को 2 भागों में बांटता है। उस पुल को, उसमें कुछ खामियां थी, उनको रिपेयर करवाने के लिए तुड़वाया गया और वो आज तक बन नहीं पाया। तो इसलिए व्यापारियों में इतना रोष है कि दुकानें खाली हो गई हैं, उनसे किराया भी नहीं दिया जा रहा, तो व्यापारी वर्ग में काफी नुकसान है। अब ये कोसली भाकली वाला जो मुद्दा है, ये तो राव इंद्रजीत सिंह ने भी उठाया है और उन्होंने कहा है कि 21 लोगों की कमेटी बनेगी। कोई उम्मीद है आपको? मुझे इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं। मैंने अपने कार्यकाल में कोसली भाकली को, दोनों गांवों की पंचायतों को इस प्रकार का सुझाव काफी दिया और उनके बीच में जाकर भी समझाने की कोशिश की भी दोनों गांवों के म्यूचुअल नाम से किसी प्रकार के नगर पालिका को बना दिया जाए जिसमें विकास की गति आगे बढ़े, कोई नुकसान ना रहे, लेकिन वो सकारात्मक नहीं रही। अब भी चलो, आज भी अगर ये कमेटी हमारी आगे बढ़ती है और इस मुद्दे को सुलझाती है तो मैं समझता हूँ कि दोनों गांव विकास की गति को आगे बढ़ेंगे। ये एक अच्छी सकारात्मक सोच है। राव साहब ने बढ़िया किया है कि कमेटी बनाई और कमेटी में उन गांवों के लोगों को लिया है जो इर्द गिर्द के पास से भी हैं, और आगे इस प्रकार की कोशिश को बढ़ावा देना चाहिए और ये एक सकारात्मक सोच है। अगर आपको टिकट मिल जाती है कोसली से अब, तो आपकी क्या वो उपलब्धियां रहेंगी जो जनता के बीच आप लेकर जाएंगे? 5 साल आप रहे, फिर अब लक्ष्मण यादव भी हैं, सरकार तो आपकी है वहां पर, तो आप किन उपलब्धियों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे कि वो दोबारा कोसली के लिए भाजपा के विधायक को चुने? कोमल जी, कोसली के अंदर हमारी जो उपलब्धियां हैं, जब से हरियाणा बना तब से लेकर उस 5 साल की जो उपलब्धियां, वो इतनी उपलब्धियां हैं, चाहे वो शिक्षा के विभाग में है, जाटसाना में सरकारी कॉलेज को मंजूरी दिलवाना, ये हमारे 2014 से 2019 के कार्यकाल का काम है। वहाँ सरकारी स्कूल में हमें कॉलेज की क्लासें आरंभ कर दी, अभी बिल्डिंग बनने की तैयारी चल रही है, शिलान्यास की तैयारी है, बिल्डिंग बन नहीं पाई है लेकिन क्लासें आरंभ हो चुकी हैं। चाहे वो रीजनल सेंटर कृष्ण नगर में है, उसकी पीजी की क्लासें भी चल गई हैं, वो भी 2014 से 2019 के कार्यकाल का काम है। उसकी बिल्डिंग बन गई, नए भवन में क्लासें स्थापित हो गई। चाहे वो मेरे गांव में शहादत नगर में नर्सिंग कॉलेज की बात है, जो हरियाणा का 6ठा नर्सिंग कॉलेज शहादत नगर गांव में भाकली 2 के साथ लगता हुआ बिल्डिंग बनी हुई तैयार खड़ी है, अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, उसमें क्लासें नहीं बैठी हैं। ये हमारे लिए इस 5 साल के कार्यकाल में रुकावट रही। अभी उसका आरंभ हो जाना चाहिए था। चाहे वो रोडवेज का सब डिपो है, कोसली में हरियाणा रोडवेज का सब डिपो बन के 5 मंजिल की बिल्डिंग भवन बना हुआ तैयार खड़ा है। मुझे अब पता चला है कि उस सब डिपो को कन्वर्ट करके शायद कार्यशाला में चेंज किया जा रहा है। तो ये हमारे कोसली वासियों के लिए चिंता की बात है कि हमें सब डिपो बनवाया है और अगर उसको कार्यशाला में चेंज किया जा रहा है तो हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है। उसी प्रकार से हमारे 2016 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए, जिसमें राव साहब भी थे। सहकारिता दिवस के ऊपर कोसली के अंदर बहुत घोषणाएं हुई, चाहे वो ऑयल मिल जाटसाना की थी। अब वो मिल तैयार हो रही है, तो अब पता चल रहा है कि उस ऑयल मिल को तो रामपुरा में शिफ्ट हो गया की गई है और फ्लोर मिल जाटसाना में हो गई, जो कि वहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र है, सिरसू का एरिया है।
ऑयल मिल की जरूरत थी हमें जाटसाना में। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस समय ऑयल मिल की घोषणा की थी और मैं उस समय का सहकारिता मंत्री था, तो उस ऑयल मिल को भी फ्लोर मिल में चेंज किया गया। तो ये हमारे प्रतिनिधित्वों का जिम्मेवारी थी। आज वो बन के तैयार खड़ी हो रही है, चालू नहीं हुई है। उसी कड़ी में चाहे ढैना के अंदर खंड की बात है, चाहे सब तहसील की बात है, वहाँ मेरे टाइम में वहाँ हमारे यहाँ 2 ब्लॉक होते थे, नाहड़ और जाटसाना। हमारे कुछ गांव 18 गांव कोसली विधानसभा के खोड़ ब्लॉक में थे। उन खोड़ ब्लॉक के उन डार्क जोन में उन गांवों को निकालने के लिए हमें तीसरा ब्लॉक ढैना को बनाना पड़ा और हमें उन अपने 18 गांवों को ढैना ब्लॉक में लेकर उनको डार्क जोन से बाहर कर दिया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन गांवों के लोगों से आज आप जाकर के पूछोगे तो बताएंगे कि ये विक्रम सिंह के द्वारा किए हुए कार्य हैं। तो इतनी अनगिनत कार्य हैं। जब हम उन कार्यों को देखते हैं, गांव से गांव को रोडों को जोड़ना, 66 मार्केटिंग और पीडब्ल्यूडी की रोडें हमें अपने उस 5 साल के कार्यकाल के अंदर पूर्ण करवाई, जिसमें कुछ पाइपलाइन में थी जो माननीय विधायक जियों ने आगे बढ़ाई है। तो मैं कहता हूं कि इतने काम हुए जो पिछले हरियाणा बनने के बाद में 2014 से 2019 के कार्यकाल में जो काम हुए उनको जब हम गिनते हैं तो लोगों के अंदर एक उत्साह, खुशी और अगर हम अलग ही महसूस होती है। 2019 से 2024 की बात करते हैं तो भी जवाबदेही तो आपकी सरकार की रहेगी। जवाबदेही सरकार की है, हमारी है, हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे विधायक जी की है। पता नहीं कहाँ खामियां रही, उनकी क्या पोजीशनें रही। मैं तो जब मेरे गांव में शहादत नगर में नर्सिंग कॉलेज की बात है, 5 मंजिल का भवन खड़ा हुआ है, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। हमारे 2016 का बाईपास मंजूर है, पता नहीं उसको कहाँ राजनीतिक भेंट में चढ़ा दिया गया कि लोग मंजूरी नहीं दे रहे, लोगों ने मंजूरी दे दी, सब कार्य पूरे हो गए। उस बाईपास को ठंडे बस्ते में रखा गया। आज जब हम बात करते हैं भी कम से कम बाईपास आरंभ नहीं हुआ तो एक मार्केटिंग का रोड बन जाए, मार्केटिंग के रोड के टेंडर हो गए, व्यापारी वर्ग के लिए रास्ते के लिए परली तरफ ने फाटक के परली तरफ जाने के लिए जब मार्केटिंग का रास्ता मंजूर करवाया गया तो उस रास्ते के टेंडर हो गए, काम अभी तक आरंभ नहीं हुआ। तो इसलिए मार्केट का जो पोजीशन है, लोगों में जो रोष है, वो इस प्रकार को देखते हुए है कि भाई जब हम गांव में गांव टू गांव को जब जोड़ने के लिए इतने रोड बनवा सकते हैं तो हमें तो वो 2 किलोमीटर का ही एक रास्ता टुकड़ा था जिसको परली तरफ हमने धनिया तक जोड़ना था और लोगों को, व्यापारी वर्ग को एक अल्टरनेट रास्ता मिल जाना था। आज अगर किसी को पैदल जाना पड़ता है तो कोसड़ी रोड के ऊपर नाहड़ रोड का व्यक्ति जा नहीं सकता, फाटक बंद रहती है, वहाँ मालगाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कोई आदमी ना पैदल क्रॉस कर सकता है ना साइकिल से क्रॉस कर सकता है, 5 से 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ये हमारे स्टेशन वासियों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अभी हम समापन की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा अंतिम सवाल होगा। आपके जो पुराने गुरु हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो आपके लिए सॉफ्ट साइड तो दिखा रहे हैं, आपके लिए सकारात्मक भी बोल रहे हैं, लेकिन वो साथ में एक और बात कहते हैं कि विक्रम यादव मेरे साथ है नहीं। तो आप खुद को किसके साथ खड़ा पाते हैं? अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, तैयारियां भी चल रही है, तो हम आने वाले समय में या जनता आने वाले समय में आपको किसके साथ खड़ा देखेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही राव साहब के साथ राव साहब ने ज्वाइन करवाया। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं है कि मैं राव साहब के साथ नहीं। राव साहब भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, हम उनका सम्मान पहले भी करते थे, आज भी करता हूँ। और मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा महसूस नहीं है कि मैं साथ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से राव साहब बात कह रहे हैं, नहीं है, नहीं, मुझे तो ऐसा इस पिछले 10 साल से तब से साथ हूँ। मेरी तरफ से तो कभी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ या पार्टी के साथ नहीं हूँ, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।